वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फोन पर मौजूद एल्डो ने कहा और इसी के साथ कॉल कट कर दी। यहाँ निहाल ने दांत घिसते हुए टेबल पर फोन फेंका और बुड़बड़ाया, कहीं एल्डो मुझे धोखा ना दे दे। वीवन का जेट इंडिया के सुबह के तकरीबन 9 बजे के आसपास लैंड हुआ और वे दोनों सीधे कार में बैठकर मैंसन के लिए निकल गई। वो इस वक्त अपने सीने पर सिर रख के उसकी शर्ट के बटन से खेल रही थी और वो आईपैड पर कुछ काम कर रहा था। उसके जहन में गुजरे 3 दिन की यादें किसी फिल्म की तरह चल रही थी। उसकी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे जिसमें सिर्फ उसके साथ थी। मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी कि कार रुकी और कार रुकने के साथ ही मैं अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। तभी बैक सीट का डोर खुला, जिसे किसी और ने नहीं बल्कि राहुल ने खोला था। मेरा से वापस आ चुका था। पियोन ने अपना ब्लेजर राहुल को पकड़ाया और उसे देखा। अपना ध्यान रखना मेरी जान, कहते हुए उसने धीरे से उसके होठों को चूमा और बाहर निकलने लगा कि तभी आर्यन ने उसकी शर्ट पकड़ ली। तो वो रुका और मुड़कर उसकी तरफ देखा। तुम घर नहीं आओगे? आर्यन ने मध्यम आवाज में सवाल किया। विवन के चेहरे के भाव बदल गए। अभी मुझे कुछ काम है, शाम को बात करूंगा, कहकर विवन ने उसका माथा चूमा। रास्ते में घर छोड़ देगा, विवन ने अपने आखिरी अल्फाज कहे और कार से बाहर निकल गया। वहीं डायना भी कार से बाहर निकल गई। यहाँ कार स्टार्ट हुई और आगे बढ़ी। कुछ ही देर में कार मेंशन के बाहर रुकी और ये कार से उतरकर अंदर चली आई। उसकी नजर सबसे पहले नव्या पर गई, जो येलो कलर की साड़ी पहने सोफे पर बैठी रोशनी से बातें कर रही थी। उसने नव्या को हमेशा जींस टॉप में देखा था और आज मुझे साड़ी में देखकर आर्यन को यूं लगा जैसे उसकी नादान दोस्त बड़ी हो चुकी है। एक लम्हे के लिए उसकी आंखों में नमी तैर गई। वे खड़े वहीं खड़े ब्लर आंखों से उसे देखती रही। यहाँ नव्या ने भी उसे देखा तो सोफे से उठकर उसकी तरफ बढ़ी। वह भी तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ी और एक ऐसा वक्त आया जब वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़ी थी। नव्या कहते हुए आर्यन ने उसके गले लगने को हुई कि तभी नव्या ने उसे हाथ दिखाते हुए रोक दिया। बात मत कर मुझसे, तू 4 दिन से गायब और ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तू मेरी शादी छोड़कर चली गई? नव्या ने तंज कसा। उसकी आंखें नम हुई और गला रूंध गया। मैं वो कहते कहते रुकी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे अपनी गलतियों के लिए क्या सफाई पेश करें। नव्या की नाराजगी बिल्कुल जायज थी और उसका जाना भी जायज था, क्योंकि वे इतने दर्द झेल चुकी थी कि अपने दर्द को भुलाने के लिए वे नव्या की शादी भूलकर विवन के साथ चली गई। यहाँ नव्या ने उसकी दोनों बाहें पकड़कर उसे झकझोरा। क्या वो मैं आने नहीं? तुझे पता भी है शादी एक बार होती है। मेरे कितने सपने थे। तू मुझे मंडप में ले आएगी और वेदांत के जूते चुराएगी, उससे पैसे निकलवाएगी और तू गायब थी। नव्या ने जैसे अपनी बात मुकम्मल की, आर्यन ने कहा नहीं, कहते हुए एक बार फिर अपना गला साफ किया और आगे कहा, नव्या शादी दोबारा भी हो सकती है। मैंने विवेन से कहा था कि मुझे तेरी शादी में आना है, पर उसने कहा कि वे दोबारा ने तुम्हारी और वेदांत की शादी करवाएगा। और तो और उसने मेरे साथ भी दोबारा शादी की और हम हनीमून मनाते। मना कहते कहते रुकी और अपनी जिभ दांतों तले दबा ली, क्योंकि आधी बात के बताने के बाद उसे रियलाइज हो चुका था कि वे क्या बताने जाती। वाउट ये लफ्ज जो नव्या और सोफे पर बैठी रोज ने कहा था। कुछ चौंकते हुए नव्या आंखें फाड़े उसे देखे जा रही थी। तो वही रोशनी सोफे से उठकर फौरन उसके पास चले आई। क्या कहा आपने? भाई आपको हनीमून पर ले गए थे, रोशनी ने सवाल किया। तो यहाँ भी शर्मसार हुई और उसने धीरे से अपनी गर्दन हाँ महिला। यहाँ रोशनी को यकीन नहीं हो रहा था कि उसका भाई अभी ये सब भी प्लान कर सकता है, क्योंकि वो हमेशा अपने खराब लिहाज अपनोपन के लिए जाना चाहता था और ये उनके स्वरूप के बारे में आर्यन ने उसे बताया था। तो वे उन्हें सदमे में डालने के लिए काफी था। क्या सच में मिस्टर आहूजा ने तुझसे दोबारा शादी की और तुझे हनीमून पर लेकर गए? नव्या ने सवाल किया। वैसे हनीमून पर किस जगह गए थे तुम लोग? ये लफ्ज रिया के थे, जो आर्यन के ठीक पीछे घर की दहलीज पर खड़ी थी। यहीं से आवाज पर आर्यन ने पीछे मुड़ी और रिया उसके पास चली। बता आर्यन, कहाँ गए थे तुम लोग हनीमून पर? रिया ने दोनों हाथ क्रॉस करते हुए दोबारा सवाल किया और आर्यन की वो उनके सवालों से घिर चुकी थी। उसने अपना गला साफ किया। तभी नव्या, जो कब से उसकी छोटी छोटी हरकतें नोटिस कर रही थी, उसने पूछा, तेरे गले में कुछ प्रॉब्लम है? तुमने मुझे बताया नहीं? किस आवाज पर? उसने दूसरी तरफ देखा, जहाँ कोई और नहीं, विवन खड़ा था और अब वो लंबे लंबे ढक भरते हुए उसके पास चला आया था। मैंने क्या नहीं बताया विवन? उसने मध्यम आवाज में कहा। यही कि कल पूरी रात तुम मेरा नाम चिल्ला रहे थे। विवन ने उसके कोन में हाथ रख उसे अपने जिस्म से सटा लिया। तो आर्यन ने चौंकते हुए उसे देखा। यहाँ नव्या, रिया और रोज ने भी आंखें फाड़े उन्हें देख रही थी। क्या यार भाई, कुछ तो शर्म कर लो। ये लफ्ज वेदांत के थे, जो ऑफिस जाने के लिए अभी अभी लिफ्ट से निकला था और ये कहते हुए वह उनके पास चला आया। यहाँ आर्यन ने वेदांत को देख विवन का हाथ अपने कमर से हटाने की मशक्कत करने लगी, पर वहीं उसके सामने खड़ी नव्या ने कहा, सीखो कुछ अपने भाई से। देखो वे आर्यन से कितना प्यार करते हैं और तुम तो। नव्या ने अपनी बात अधूरी छोड़ी और दोनों हाथ बांधते हुए मुंह टेढ़ा किया। यहाँ नव्या की बात सुनकर आर्यन ने आंखें फाड़े उसे देख रही थी। वहीं रिया और रोशनी हैरान तो मैं भी रह गई थी नव्या की बात सुन के। तभी वेदांत ने नव्या से कहा, डोंट वरी बेबी, मैं आज रात में दिखाऊंगा अपना प्यार। अच्छा, अब मुझे ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है तो मैं चलता हूँ, कहकर वेदांत ने उसका माथा चूमा और एक नजर विमन को देखते हुए वहां से चला गया। इधर आर्यन ने गर्दन मोड़कर विमन को देखा। तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था कि तुम्हें ऑफिस में काम है। मुझे बस एक फाइल लेनी थी, इसलिए आया हूँ, कहते हुए उससे अलग हुआ और लिफ्ट की तरफ बढ़ा कि तभी उसने अपने कदम रोक दिए। रूम में आना, कुछ बात करनी है तुमसे, विवन ने कहा। और ये कह वह लिफ्ट में चला गया। मुझे भी कॉलेज के लिए लेट हो रहा, आप तीनों बात करो, क्या करो? रोशनी मुस्कुराई वो वहां से चली गई। यहाँ रिया ने अपनी कोहनी से उसके पेट में हल्का सा मारते हुए कहा, जम जा, तेरे पति को तुझसे बात करनी है, बस बात ही करना। और नव्या की बात मुकम्मल होने से पहले वो गला फाड़ के चिल्लाई, बकवास बंद करो अपनी दोनों, और हम ये सब दिन में नहीं करते, रात में
करते। वो कहते कहते एक बार फिर रुके और अपने सिर पर हाथ दे मारा। यहाँ रिया और नव्या ने एक दूसरे को देखते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाई तो रात में करते हो तुम लोग, रिया ने कहा। वैसे आर्य ने विवेन की साइड लेने के लिए, तो तेरा गला ठीक हो गया और मुझसे बात करते टाइम तो तेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी, नव्या ने कहा। और यहाँ उसका जी चाह रहा था कि अपना सिर पीट ले। उसने अपना गला साफ कर धीरे से कहा, नहीं अभी भी खराब है, गला ठीक करने के लिए मुझे दवाई लेनी पड़ेगी। जहाँ खराब करने की वो दवाई तेरे पति ने दी है, तो ठीक करने की दवा भी उससे ही मांग ले, कहकर नव्या ने आई विंग की। वहीं रिया गला फाड़ कर हंसी और यहाँ रीना का चेहरा और कान की लो सुर्ख पड़ गई। अच्छा बकवास बंद करो अपनी और मुझे जाने दो, विवन मेरा वेट कर रहा होगा, उसने कहा। तभी नव्या बोली, हाँ हाँ जा तू जाएगी तभी तो गुड़ नहीं हो जाएगी। नव्या की बात मुकम्मल होते आर्यन से बोला और एक शब्द और कहना तो तेरा गला दबा दूंगी, उसने चिल्लाते हुए कहा। वहां से लिफ्ट की तरफ चली गई। यहाँ उसके जाने के बाद रिया और नव्या गला फाड़ के हंसी। वे जिस वक्त रूम में आई उस वक्त दिन होने के बावजूद रूम में काफी अंधेरा था, क्योंकि खिड़की में लगे सफेद पर्दे गिरे हुए थे। विवन अब से उसने डोर से अंदर आते हुए आवाज लगाई, वीवन कहाँ हूँ। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले उसकी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, क्योंकि किसी ने उसे बाहर से पकड़कर वॉल में धंसा दिया था। और अब उसकी नजर उस शख्स पर थी जिसके बाहों में वो गिरफ्तार थी। उसकी नजर वीवन की नीली नजरों से जा मिली और वे कुछ खोई हुई सी उसे देख ही रही थी। यहाँ वीवन ने एक हाथ उसके सिर के वॉल पर टिकाया, बगल वॉल पर टिकाया, और उसका दूसरा हाथ उसकी साड़ी के आंचल के अंदर उसकी कमर को सहला रहा था। तुम तो फाइल लेने आए थे ना, आर्य ने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। हाँ पर इरादा बदल गया है मैंने, कहते हुए वीवन उसके चेहरे के करीब झुका और उसके होठों पर अपने होठ उगाए। दोनों की सांसें उलझी। आर्यन के दिल की धड़कनें बढ़ी। वीवन के होठों का दबाव इतना ज्यादा कि वे कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, और वीवन के होठों उसके होठों से रगड़ खा रहे थे। यहाँ वीवन ने उसे कमर से पकड़कर अपने और करीब किया और दूसरा हाथ वॉल से हटाकर उसे गर्दन पकड़ लिया, उसके होठों को अपने गिरफ्त में ले लिया। इस एक पल में सब कुछ थम गया। सर हमें कोर्ट से परमिशन नहीं मिल पाई, ये अल्फाज एक वकील कहते जो अभी भी मित्तल के पास आया था। यहाँ मित्तल जो एक बड़ी औरत जो घर की समेट थी उससे बात कर रहा था। उसने उससे कहा, पूरे विला को फूलों से सजा दो गया, आज हमारी बेटी घर आ रही। उस औरत ने हाँ में गर्दन हिलाई, जी मालिक अभी सब तैयार करवाती हूँ, कहकर वे वहां से चली गई। तो वहीं सुनकर वकील कुछ हैरान हुआ कि बगैर परमिशन के मित्तल कैसे उसे लेकर आएगा। यहाँ मित्तल जिसका चेहरा गुस्से में तमतमा रहा था, वे ज्ञान की तरफ मुड़ा। किसी काम के नहीं हो तुम सर, आज ले सेठ। ज्ञान थोड़ा हिचकिचाते हुए कह ही रहा था कि मित्तल ज्ञान को घूरते हुए चिल्लाया, गार्ड्स। मित्तल का कहना पड़ता है कि तभी गार्ड्स दंदनाते हुए आए और चारों तरफ फैल गए। इधर मित्तल की नजरें अभी भी ज्ञान पर टिकी हुई थी। बहुत इंतजार कर लिया मैंने, अब मैं उसे वहां से खुद लेकर आऊंगा और देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मित्तल ने अपनी बात मुकम्मल की और वहां से चला गया। इधर उसकी सांस उखड़ने लगी थी और उसकी उखड़ती सांसें देख वीवन ने उसके होठों को रिहा किया और फोन अपने सीने से लगा लिया। तभी उसका फोन बजा। वीवन ने उसकी बैक रब करते हुए पॉकेट से फोन निकाला। हेलो। उसके हाथ उसकी बैग पर चल रहे थे और वे उसके सीने में सिमटे लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वीवन आज हमारी डेट है, तुम्हें याद है ना, फोन पर मौजूद कांची ने कहा। और यहाँ ये सुनते ही वीवन ने आर्यन को खुद से अलग किया और उसे वॉल में धंसाते हुए उसके गले पर होठ रख दिया। यहाँ उसकी आंखें फैल गई। हम याद है मुझे, ये कहते वीवन ने कॉल कट की और फोन पॉकेट में डाला। क्या अपनी बात मुकम्मल करने से पहले वे करा उठे, क्योंकि वीवन ने उसके गले पर बाइट किया था और अब उसे उस बाइट की वजह से बेहद जलन महसूस हो रही थी। यहाँ उसे बाइट करने के बाद वे पीछे हटाए थे कि आर्यन ने फौरन उसके बालों को मुट्ठी में भरकर उसके होठ उसी बाइट वाली जगह पर टिका दिया। वांट मी टू सक इट, वीवन ने बड़बड़ाते हुए अपने होठ उसी बाइट वाली जगह पर रख दिया। यस प्लीज वीवन, इट्स हर्टिंग, उसने उसके गले पर हाथ फेरते हुए कहा। यहाँ वीवन मुस्कुरा उसके गले को सक करने लगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन टेढ़ी की और उसके बालों को मुट्ठी में भर लिया। कुछ लम्हे गुजरे। अब वे उसकी आंखों में देखते हुए अपना अंगूठा उस बाइट वाली जगह पर रगड़ रहा था जहाँ नीला निशान पड़ चुका था। तुम्हें लेट हो रहा होगा ना वीवन, अब तुम्हें जाना चाहिए, आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। यहाँ वीवन ने कुछ कहे बगैर उसका माथा चूम लिया और वहां से चला गया। वे भी उसके जाने के बाद वॉशरूम में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वे सावर लेकर बाहर निकले। उस वक्त वे कोरल कलर की साड़ी पहने ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हुई थी। उसने अपना मेकअप पहले ही कर लिया था, बस इयरिंग पहनना बाकी था। उसने ड्रेसिंग टेबल से इयरिंग उठाई और पहनने लगी। तभी उसकी नजर गले के बाइट मार्क्स पर गई। उसने कुछ खोए हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए उस बाइट मार्क्स पर उंगलियां फेरी की। तभी उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया। उसने ड्रेसिंग टेबल से फोन उठाया और मैसेज चेक किया जो भट्ट ग्रुप की तरफ से आया था। योर रेजिग्नेशन लेटर हैज बीन एक्सेप्टेड। इस मैसेज को देख उसकी आंखें हैरानी से फैली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि देव ने इतनी आसानी से उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ भी अपनी सोच में गुम थी कि तभी डोर पर नॉक हुआ और जैसे वे अपने सेंसेस में आई काम नहीं उसकी परमिशन मिलने पर रूम का डोर खोलने से अंदर आई। मैम नव्या मैम आप नीचे हॉल में इंतजार कर रही है, नसी ने कहा और ये कह वहां से चली गई। यहाँ वेद भी है
फोन पर्स में डालते हुए चेयर से उठी और रूम से निकलकर सीधे हॉल में आई और नव्या को देखा जो एक कोने में खड़ी फोन की स्क्रीन देख मुस्कुरा रही थी। वो सीधे उसके पास चली आई और नव्या के हाथ से उसका फोन छीन लिया। किससे चैटिंग हो रही है कहते हुए आर्यन ने मटका नव्या चिड़ी और फोन वापस मांगने के लिए हाथ बढ़ाया। मेरा फोन दे दे ठरकी देवर के, तेरे ठरकी देवर के मैसेज आ रहे हैं। उसकी बात सुन आर्यन ने एक आई बोलो चढ़ी। वाह तूने मेरे भाई को ठरकी बोला। उसके होठों का शेप ओ में तब्दील हो चुका था। जो वो ठरकी है अभी मैं तभी बोल रहा हूँ। अब फोन दे आर्यन कहते हुए नव्या ने अपना फोन लेने की कोशिश की तो आर्यन ने अपना फोन तो वो अपना हाथ ऊपर उठाकर हवा में लटकाया और नव्या उछलते उसके हाथ से अपना फोन लेने की कोशिश करने लगी। और आर्यन ने तभी किसी की भारी आवाज नव्या और आर्यन के कानों में आई। दोनों ने गर्दन मोड़कर घर की दहलीज की तरफ देखा जहां सफेद कुर्ता पाजामा पहने आंखों पर चश्मा चढ़ाए मित्तल खड़ा था और उसके पीछे कई सारे गार्ड्स हाथ में बंदूक ताने खड़े थे। उसके ठीक बगल में उसका आदमी आलोक भी खड़ा था। यहाँ नव्या और आर्यन हैरानी से उसे देखे जा रही थी। यहाँ आर्यन ने नव्या को उसका फोन पकड़ाया और एक कदम आगे बढ़ाते हुए मित्तल से पूछा किससे मिलना है आपको। हमारी बेटी से कहते हुए मित्तल धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास चलाया। आलोक भी उसके पीछे अंदर चलाया। माफ करिए आपकी बेटी यहाँ नहीं रहती है, नव्या ने आर्यन के पास आकर कहा। यहाँ मित्तल की नजर आर्यन के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखें नाक सब वो बिल्कुल धरा जैसे थे। उसे देखकर मित्तल को धरा बेख्तियार याद आई उसका हसीन चेहरा, उसकी हंसी, उसकी हंसी उसकी आंखों के सामने आ गुजरी। इस एक पल में सब थम गया। एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। हवाओं ने अपना रुख मोड़ लिया था और ये रुख मोड़ रही हवाएं मानो एक नई कहानी की दास्तान लिखने को तैयार थी। मित्तल ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी बेटी जिसकी शकल धरा से मिलती हुए उसे कभी दोबारा देख पाएगा। उसने तो ये भी नहीं सोचा था कि उसकी बेटी धरा की परछाई होगी। इस शकल ने उसे अपनी में गलतियां याद दिलाई, वो गुनाह याद दिलाए थे, जो वो धोखा याद दिलाया था जो उसने धरा को दिया था। अपने गुनाहों को याद कर मित्तल ने कुछ लम्हे के लिए आंखें बंद की। वो कुछ लम्हे बाद खोली। यहाँ आर्यन ने जो हैरान नजरों से मित्तल को देखी जा रही थी उसने कहा अंकल आपकी बेटी यहाँ नहीं रहती, आप शायद गलत जगह पर आ गए हैं। अंकल, इस एक लफ्ज ने मित्तल को बुरी तरह झकझोरा। बिल्कुल सही जगह सही इंसान के सामने खड़ा हूँ मैं, मित्तल ने बेहतर मध्यम आवाज में कहा। आप कहना क्या चाहते हैं और कौन है आप? इस बार सवाल नव्या ने किया था। आर्यन का बाप मित्तल ने कहा और यूं मानो आर्यन के सिर पर आसमान आ गिरा। उसकी आंख फैली और वह अपनी जगह पर जमी रह गई। आर्यन का बाप इन 3 लफ्जों ने एक लम्हे में उसकी जिंदगी उथल पुथल कर डाली थी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। यकीन तो नव्या भी नहीं कर पा रही थी उन लफ्जों पर जो मित्तल ने अभी अभी कहे थे। यहाँ आर्यन हैरान नजरों से मित्तल को देखे जा रही थी। मित्तल भी बेतासुर चेहरे के साथ उसे देखे जा रहा था कि तभी नव्या की आवाज उन दोनों के कानों में पड़ी। देखिए आप बड़े हैं, इस तरह का घटिया मजाक करना आपने शोभा नहीं दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे माँ बाप मर चुके हैं। आलिनी जो कब से शांत खड़ी मित्तल को देखे जा रही थी उसने फौरन कहा। मित्तल ने उसकी बात को कोई जवाब नहीं दिया और अपना हाथ आलोक की तरफ बढ़ाया तो वहीं आलोक ने फौरन उसके हाथ में फाइल रखी। यहाँ मित्तल ने वह फाइल आर्यन के आगे करते हुए कहा पढ़ो इसे। आर्यन ने वह फाइल मित्तल के हाथ से ली और कांपते उंगलियों से फाइल खोली। फाइल खोलते ही सबसे पहले उसकी नजर एक तस्वीर पड़ गई। फाइल के अंदर मौजूद इस तस्वीर को ने उसके होश उड़ा दिए थे और ये तस्वीर किसी और की नहीं धारा और मित्तल की थी, जिसे देखने के बाद आर्यन के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह आंखें फैलाए फाइल में मौजूद तस्वीर को देखे जा रही थी। उसका जिस्म थर्रा उठा था और हाथ कांपने लगे थे। हैरान तो आर्यन के बगल में खड़ी नव्या भी रह गई थी जो एक टक फाइल में मौजूद तस्वीर देख रही थी। आर्यन को यह सब किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। वे चाहती थी कोई उसे झकझोरी और जगा दे पर यह सपना हाँ नहीं हकीकत था। इस हकीकत का एहसास उसे तब हुआ जब मित्तल के कहे जाने वाले लफ्ज उसके कानों में गए। ये तुम्हारी माँ है धरा मित्तल। उसने गर्दन उठाकर मित्तल को देखा और उसे एक पल में वह फाइल उसके हाथ से छूट गई। वे अपने ढीले बदन के साथ 2 कदम पीछे हट हुई। आप यहाँ क्यों आए हैं? उसने सवाल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये वह सवाल था जिसकी उम्मीद मित्तल को जरा भी नहीं थी। उम्मीद तो उसकी बेरुखी की भी नहीं थी। मित्तल को उसे लगा कि वे ये जानने के बाद कि उसका कोई परिवार है वे खुश होगी, पर यहाँ तो सब उल्टा हो रहा था। मैं आपका डैड, मित्तल की बात मुकम्मल होने से पहले वे चेखी। कोई डैड नहीं है मेरे डैड मर चुके हैं। मेरे लिए तभी मर गए थे जब उन्होंने मेरा पैदा होते ही मुझे मारने की कोशिश की थी। आर्यन के मुंह से निकले तीखे अल्फाजों को सुन मित्तल सुन रह गया। मैंने आपको मित्तल ने वजह पेश करने की कोशिश की पर आर्यन ने उनकी सारी कोशिशों पर पानी फेरते हुए अपना हाथ दिखाया। बस वे चिल्लाए, मुझे और कुछ और नहीं सुनना। आप मुझसे रिश्ता जोड़ने आए हैं पर मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि मैं आपसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। कहकर उसने गहरी सांस ली। हाँ मित्तल ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके जूते की आवाज पूरे मेंशन में गूंज उठी। आर्यन, आप मुझे उस गलती की सजा दे रही है जो मैंने की ही नहीं है। उन लफ्जों के साथ मित्तल ने एक कदम और बढ़ाया। यहाँ आर्यन ने एक कदम और पीछे लिया। बेशक आपने कोई गलती नहीं की होगी, फिर भी मुझे आपके साथ नहीं जाना। आप मुझे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करिए। हमारे साथ घर चलिए। कहते हुए मित्तल ने एक कदम और उसकी तरफ बढ़ाया और तभी नव्या मित्तल और आर्यन के बीच में आकर किसी दीवार की तरह खड़ी हो गई। आप जानते नहीं है कि आप किसके घर में खड़े हैं। अगर मिस्टर आहूजा को पता चलाना तो वह नव्या की बात मुकम्मल होने से पहले मित्तल ने उसे वहां से पहुंचकर दूसरी तरफ धकेल दिया।
नव्या के कदम लड़खड़ाए। यहाँ आने ने चिल्लाई, नव्या वही है नव्या के सोफे पर सोफे का सहारा लेते हुए फौरन खुद को संभाल लिया। और इतने में ही मित्तल जो आर्यन के पास चला आया था उसने आर्यन की कलाई पकड़ ली। मेरा हाथ छोड़ो। आर्यन ने पीछे खिसकने की कोशिश करते हुए अपने कलाई छुड़वाने की कोशिश की, पर उसकी ये कोशिश नाकाम रही क्योंकि मित्तल की पकड़ बेहद मजबूत थी। वहीं हाल में चीखें सुन के सारे नौकर हॉल में आए और हॉल का नजारा देख सबकी आंखें फट ही रह गई क्योंकि आर्यन ने चिल्लाई जा रही थी और मित्तल बिना किसी मुरव्वत के उसे बेरहमी से घसीटते हुए घर की दहलीज लांघ रहा था। हाथ छोड़ो मेरा। मित्तल उसे घसीटते हुए मेंशन से बाहर निकाल लाया था और आर्यन ने पीछे खींचते हुए लगातार चिल्लाई जा रही थी कि तभी उसका चिल्लाना रुका और उसके नम आंखें फैले क्योंकि उसकी नजर उन गार्ड्स की लाशों पर चली गई थी जो खून से लथपथ घास के ढेर पर पड़े थे। लाशें देखकर मानो उसकी सांसें ही अटक गई। इस वक्त वह सिर्फ खुद को कसूरवार ठहरा रही थी क्योंकि उसकी वजह से ना जाने कितनी जान जा चुकी थी। वह होश में तब आई जब मित्तल ने ब्लैक कार की बैक सीट का दरवाजा खोल उसे अंदर धकेला और धम से डोर बंद कर दे। यहाँ जैसे उसे एहसास हुआ वह चिल्लाई, ओपन द डोर कहते हुए उसने विंडो पर मारना शुरू किया कि तभी कार में ड्राइवर बैठा और वहां आई गार्ड्स भी बाकी सारी गाड़ियों में बैठने लगे। मित्तल भी एक कार में बैठा और इसी के साथ सारी कार स्टार्ट हुई और धूल उड़ाते हुए मेंशन के बाहर निकल गई। चलती हुई गाड़ी में सारी ने पीछे मुड़कर देखा। वे मेंशन से बहुत दूर निकल आई थी। गाड़ी के मेन रास्ते पर आ रही मेंशन उसकी आंखों के सामने से एकदम गायब हुआ। यहाँ पर सीधे बैठते हुए अपने हाथों में अपना चेहरा छुपाकर फकफक पड़ी। आंखों में बेहद आंसू निकलने लगी। तभी कुछ ख्याल आने पर उसके कंधे पर लटका पर्स उठाया और पर्स चेक किया तो वो हैरान है गई। उसका फोन उसके पर्स में था ही नहीं। शायद खुद को बचाने के चक्कर में फोन से हाथ धो बैठी थी। जो भी मन से कांटेक्ट करने की उसकी आखिरी उम्मीद थी। एक सच्चाई ने उसकी जिंदगी एक झटके में उथल पुथल कर डाली थी। उसने अपना सिर बैक सीट पर पटक दिया और आंखें कसकर बंद की। आंखों से आंसू की बरसात हुई और वीवन उसे बेख्तियार याद आया। इस याद ने उसे एक यकीन और दिलाया कि वे उसे लेने जरूर आएगा। एक आलीशान विला का गार्डन जहाँ सूरज की तीखी किरणों की वजह से गार्डन का हर कोना चमचमा रहा था। इसी गार्डन के एक चेयर पर घुटने को पैर चढ़ाए और होठों से सिगरेट फंसाए बैठा था वीवन, जिसकी नजर एना पर थी जो डायना के साथ उसकी तरफ ही आ रही थी। एना भी आर्यन के बिल्कुल अपोजिट थी। उसका चाल चलन हाव भाव सब उससे बिल्कुल अलग था। इस वक्त एना ने फुल कलर के स्ट्रेपलेस टॉप और मिनी स्कर्ट पहनी हुई थी और बड़ी अदाओं के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वीवन को ही देखे जा रही थी। डायना एना को लेकर वीवन के पास आई और उसे छोड़कर वहां से चली गई। गुड मॉर्निंग वीवन मुस्कुराकर कहते हुए एना वीवन के सामने रखी चेयर सरकाई और चेयर पर बैठी। आज एना का मिजाज बहुत अच्छा था और इस अच्छे मिजाज की वजह पे सहूलतें थी जो वीवन की वजह से उसे मिली थी। यहाँ अब एना की नजर उस टेबल पर थी जिसे बेहद खूबसूरत ढंग से सजाया गया था। एना ने पैकेट में से 2 ब्रेड निकाल प्लेट में रखा और चाकू से ब्रेड पर चेप लगाने लगी। यहाँ वीवन ने भी सिगरेट एक्स्ट्रे में रखी। तभी एना ने सवाल किया, तुम यहाँ कहकर एना ने ब्रेड की बाइट ली। वीवन ने अजीब तरीके से मुस्कुराया, हम तुम्हें तुम्हारी आजादी देने आया हूँ। वीवन के कहे गए इन शब्दों को सुन एना के मुंह में जाने वाली अगली बाइट बीच में ही रुक गई। एना ने ब्रेड वापस प्लेट में रख दिया और बड़ी अदाओं से दोनों हाथ जोड़े, पर मुझे आजाद नहीं होना, मैं यहाँ खुश हूँ कहकर वह मुस्कुराई। तुम पैदा ही बेवकूफ हुई थी। या वीवन की बात मुकम्मल होने से पहले एना ने उसकी बात काट दी। जब से तुम मिले हो कहते हुए एना ने टेबल पर कोहनी टिकाई और अपने दोनों हाथों पर चिन टिकाते हुए अपनी पलकें फड़फड़ाई। एना की हरकतें देखकर वीवन का दिमाग खराब हो चुका था। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उसका फोन बजा। उसने एना को घूरते हुए पॉकेट से फोन निकाला और कॉल पे की। भाई मित्तल मेंशन आया था, उसने सारे गार्ड को मार डाला है और आनिनी को भी यहाँ से जबरदस्ती अपने साथ ले गया है। फोन की दूसरी तरफ मौजूद वेदांत बेहद परेशान था पर वीवन बेहद रिलैक्स था। मैं शाम को घर आकर बात करता हूँ वेदांत कहकर उसने कॉल कट कर दी और फोन टेबल पर रखा कि तभी एना ने टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए कहा, देखो मुझे आजाद मत करो, मैं यहाँ खुश हूँ। हाँ अगर कुछ कर सकते हो तो मुझसे मिलने आ जाया करो। एना कहे जा रही कि अचानक से वीवन चिल्लाया, स्टॉप इट एना। एना चौंकी। यहाँ वीवन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम मेरी बीवी की बहन नहीं होती ना। तो उसने अपने बात अधूरी छोड़ी और एक झटके में चेयर से उठा और दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए अपने बैग एना की तरफ किए। यहाँ एना जिसके चेहरे का रंग फग हो चुका था वे जानने के बाद कि वीवन मैरिड है और दूसरी तरफ उसकी बहन में बहन जिसके बारे में कुछ पता ही नहीं था वे वीवन की पत्नी है। तुम मैरिड हो? कुछ हैरानी के आलम में चेयर से उठते हुए एना ने सवाल किया। वीवन उसी अंदाज में एना की तरफ मुड़ा, हम तुम्हारी जुड़वा बहन मेरी बीवी है। वीवन ने बेहद आम से लहजे में कहा और यहाँ एना के सिर पर मानो आसमान आ गया। उसका जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया और साथ ही दिमाग भी सुन पड़ चुका था। जुड़वा बहन? एना ने कुछ हैरानी के आलम में वीवन की बात दोहराई। हाँ एना तुम्हारी जुड़वा बहन आरिली, वीवन ने बेहद आम से लहजे में कहा और एना को ये झूठ लगा। वो हंसी। मुझे तो लगा था तुम एकड़ू हो पर तुम तो बेजाग भी अच्छा कर लेते हो। एना के इन शब्दों को सुन वीवन का दिमाग खराब होगा। एना के हाव भले ही आरिनी से जुदा थे पर सिर खाने और बातें बनाने में दोनों ने ही पीएचडी कर रखी थी और यहाँ वीवन अच्छे से समझ चुका था। वीवन ने एना को घूरते हुए टेबल पर रखी एक फाइल की तरफ इशारा किया। पढ़ो इसे। एना ने पलके झुकाकर टेबल पर रखी फाइल पर नजर डाली और फाइल उठाई और फाइल खोली। पहले पेज पर नजर जाते ही उसकी आंखें फैली क्योंकि फाइल के पहले पेज में एक तस्वीर थी। यह तस्वीर किसी और की नहीं काव्या की थी और इस तस्वीर में
काम्या के साथ कोई बच्ची थी, मगर ये बच्ची ऐना नहीं थी। इस तस्वीर को देखने के बाद ऐना का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके हाथ कांपने लगे थे और कांपते हाथों से फाइल भी छोड़कर नीचे घास पर जा गिरी। ऐना की आंखों से आंसू का कतरा सीधा काम्या और कांची के तस्वीर पर जा गिरा। तो वहीं विवन ऐना के चेहरे के बदलते भाव देखते हुए चेयर पर बैठ गया। जिस काम्या के साथ तुम 21 साल से रहती आई हो वे तुम्हारी माँ नहीं है ऐना। वीवन के कहे ये शब्द जैसे ही ऐना के कान में पड़े उसने गर्दन उठाकर वीवन की तरफ देखा। ऐना को आज एक के बाद एक झटके लगे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान मेंशन के सामने गाड़ियों का एक लंबा काफिला रुका। पहली कार से मित्तल बाहर निकला और बीच वाली कार को छोड़कर भागी। कार से गार्ड्स बाहर निकले। यहाँ मित्तल ने बीच वाली कार का डोर खोला और आरिनी को खींचते हुए बाहर निकाला। यहाँ कार हमने लेकर यहाँ कहाँ लेकर आए हैं आप मुझे, कहते हुए आरिनी ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर मित्तल उसे घसीटते हुए अंदर लेकर आया और बड़े से हॉल में धकेल दिया। आरिनी के कदम लड़खड़ाए और वे खुद को संभालते हुए चिल्लाई, ये क्या हाँ लेकर आए हैं आप, कहते हुए उसने मित्तल को देखा जिसका चेहरा बेतासुर था। तुम्हारे घर। मित्तल के कहे इन दो लफ्जों को सुन वे हंसी। ये मेरा घर नहीं है और ना ही आपसे मेरा कुछ रिश्ता है, आरिनी ने अपनी कलाई सहलाते हुए कहा। यहाँ ये सुनते हुए मित्तल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और दूसरे ही पल आंखें खोलते हुए चिल्लाया, काया। उसकी आवाज सुनकर हॉल में मौजूद सारे नौकर सहम गए। वहीं काया भी हड़बड़ाते हुए वहां आई। जी मालिक, काया ने कहा। तो मित्तल ने आंखों से आरिनी की तरफ इशारा किया, इसे इसके कमरे में लेकर जाओ। इस पर काया ने आरिनी को देखा तो मित्तल जो मित्तल को घूर रही थी आरिनी को देखा। काया क्या कहना जाने क्यों नम हुई। काया ने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि आरिनी अपने कलाई सहलाती हुए चिल्लाई, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे वीवन के पास जाना है। सुना आपने। उसकी तेज आवाज इस विला के जर्रे गज्जरने में गूंज उठे। मेरे पति के पास, उसी पति के पास जो अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। ये लफ्ज ना मित्तल के थे ना काया के। ये लफ्ज निहाल के थे जो दोनों हाथ पैर के पॉकेट में डाले विला की तहजीर पर खड़ा था। जैसे ये कुछ अल्फाज आरिनी के कानों में पड़े और कुछ पलों के लिए पूरे विला में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। और कुछ लम्हे बाद इस सन्नाटे को चला निहाल के जूतों की टक टक की आवाज ने, जिन्हें बढ़ाते हुए ठीक आरिनी के सामने और मित्तल के बगल में आकर खड़ा हुआ। सब कुछ थम चुका था, सब कुछ ठहर चुका था और वक्त ने एक बार फिर भयानक मोड़ ले लिया था। आरिनी कुछ लम्हे तक अपनी जगह पर बर्फ की सिल्ली की तरह जमी रही और कुछ लम्हे बाद उसने बिना किसी भाव के कहा, मेरे पति के बारे में झूठी बातें फैलाने वाले आप होते कौन है। निहाल हंसा क्योंकि उसे आरिनी से इसे जवाब की उम्मीद थी। निहाल ने हौले से अपने कदम आरिनी की तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर खड़ा हुआ। जहाँ निहाल के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था वहीं आरिनी निहाल के कहे गए अल्फाजों को सुनने के बाद आंखों में आग लिए उसे देखे जा रही। मैं तुम्हारा मामा हूँ आरिनी, निहाल ने कहा। तो आरिनी ने फौरन पलट कर जवाब दिया, आप कुछ नहीं है मेरे, कहते हुए उसने मित्तल की तरफ देखा, और ना ही मुझे आप लोगों से कोई रिश्ता रखना है, कहते हुए आगे बढ़ी थी कि तभी निहाल ने उसका हाथ पकड़ लिया। आर्य के कदम रुके और उसने मुड़कर निहाल की तरफ हमने देखा। अब हाथ छोड़े मेरा, आर्य ने कहा। जा रही हो निहाल ने सवाल किया। अपने पति के पास, आर्यन ने कहा। तो निहाल उसका हाथ छोड़ते हुए उसकी तरफ मुड़ा। चली जाना, पर पहले अपने पति की सच्चाई तो जान लो। मुझे कोई सच्चाई नहीं जाननी और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं, कहते हुए आर्यन ने निहाल की तरफ मुड़ी। अगर आपको लगता है कि उसके बारे में कुछ बताकर मुझे अपनी बात में फंसा लेंगे तो मैं आपको बता दूं कि मेरा यकीन इतना खोखला नहीं जो 2-4 झूठी बातों से टूट जाए। आंखों में आग ले, आर्यन ने कहा। वैसे मानना पड़ेगा अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर ने बहुत अच्छे से बेवकूफ बनाया है तुम्हें। ये लफ्ज निहाल के नहीं मित्तल के थे जो आर्यन के ठीक पीछे खड़ा था। और यहाँ मित्तल के अल्फाज सुनने के बाद आर्यन ने मुड़कर उसे देखा। अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर, उसने कुछ चौंकते हुए मित्तल की बात दोहराई। वो गॉडफादर इस एक लफ्ज पर सिर्फ इसलिए चौंकी थी क्योंकि ये सुनते ही अंगूठी वाली बात उसके दिमाग में घुमाई थी। हाँ, अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर है विवन सिंघानिया। वो विवन सिंघानिया जिसके आगे सारे क्रिमिनल सर झुकाते हैं, जिसके सामने किसी की जुबान नहीं खुलती। मित्तल के कहे गए लफ्ज पूरे वेला में गूंज उठे। वे कुछ लम्हे तक खामोश खड़ी बेतासुर चेहरे के साथ मित्तल को देखती रही। कुछ लम्हे बाद उसने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं क्योंकि अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर मर चुके हैं। इसने कहा गॉडफादर मर चुके हैं, और किसने कहा कि गॉडफादर के मरने के बाद अंडरवर्ल्ड का अस्तित्व खत्म हो जाता है। ये लफ्ज निहाल के थे और निहाल के लफ्जों को सुनते ही आर्यनी की नजर निहाल पर शिफ्ट हुई। यहाँ निहाल ने आगे कहा, जिस विवन के पास तुम जाने की बात कर रहे हो आर्यनी, वो विवन इस दुनिया का सबसे खूंखार माफिया है। सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार इसमें शामिल है। निहाल के यह लफ्ज बेशक वजनदार थे, बेशक सही थे, पर इस सच्चाई पर उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल था। उस इंसान को गॉड फादर समझ पाना मुश्किल था जिसने उसे अपने घर में राजकुमारियों की तरह रखा था। उसका चेहरा अभी भी बेतासुर था और वे अभी भी बेतासुर चेहरे के साथ निहाल को देखे जा रही थी। यहाँ निहाल ने उसे देखते हुए चिल्लाया, आलोक। कुछ ही देर में मित्तल का मैनेजर वहां आया और कहा, यह सर। यहाँ निहाल ने पॉकेट से पेन ड्राइव निकाली और आलोक को थमाते हुए कहा, इस एलईडी में प्ले करो। आलोक ने हाँ में गर्दन हिलाई और पेन ड्राइव हॉल में लगी एलईडी की तरफ चला आया। हॉल में मौजूद हर शख्स की नजर अब एलईडी पर थी। यहाँ कुछ ही लम्हों में आलोक ने पेन ड्राइव लगाई और उस बड़ी सी एलईडी में एक फोल्डर खोल एक वीडियो को प्ले किया और जो वीडियो चली और स्क्रीन पर जो नजर आया वे आईने के होश उड़ाने के लिए काफी था।
यह नजारा एक डार्क रूम का था और इस रेड लाइट चल रहे डार्क रूम में आदमियों से घिरा हुआ शख्स कोई और नहीं विवन था, जिसके हाथ में गम थी और उसके सामने घुटनों पर बैठे आदमी की हालत बेहद खराब थी। उसके जिस्म पर कोड़े के घाव थे जो काले पड़ चुके थे, उन घावों से निकला खून सूख चुका था। वह आदमी हाथ जोड़े फपक रहा था। ये गलती दोबारा नहीं होगी, द गॉड फादर कहते हुए आदमी ने सिर झुका लिया। और यहाँ ये देखने और सुनने के बाद आर्यन की आंखें फटी रह गई और कान तो जैसे सुन ही पड़ गए। वहीं सामने नजर आ रही स्क्रीन में विवन गन में गोलियां लोड करते हुए उसने गोल गोल घूमने लगा। गॉड फादर के उसूलों में गलतियों की कोई माफी नहीं है कहते हुए विवन एक जगह रुका, उसके माथे पर गन पॉइंट किए और यहाँ आर्यन की सांस जैसे सांस रुकने को हुई। उसका जिस्म एकदम ठंडा पड़ गया, दिल दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया। गॉड फादर ये वो लफ्ज था जिसे उसने खुद विवन के मुंह से सुना था और अब इस बात को झूठा ठहराना मुश्किल था उसके लिए नहीं। वही स्क्रीन पर विवन जिसके चेहरे पर सिर्फ क्रूरता नजर आ रही थी, उसकी नीली आंखें जो आर्यन के लिए नीले समुद्र जैसी थी, वह अब उसके लिए बेहद खतरनाक हो चुकी थी। जिन आंखों में उसने हमेशा नरमी देखी थी, आज उसे उन आंखों में विनाश नजर आ रहा था और डर नजर आ रहा था, अहंकार नजर रहा था। विवन ने बेहद खतरनाक अंदाज में गन आदमी के सिर को सहलाते हुए उसकी आंख पर ले आया और गन का दबाव उस आदमी की आंख पर डालते हुए कहा, गॉड फादर से गद्दारी का अंजाम मतलब मौत। उसके आखिरी लफ्जों के साथ ही फायरिंग की आवाज हुई। इसी आवाज के साथ यहाँ रेनी आंख बंद करते हुए चीखे नहीं, उसकी एक खतरनाक चीख पूरे विला में गूंज गई और एक अजीब सा रूह कांपा देने वाला सन्नाटा छा गया। सब कुछ जम गया, सब कुछ थम गया। एक तरफ विवन ने एना के सामने इतने राज खोलकर रख दिए थे कि उसकी बसी बुसी दुनिया उजड़ चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ विवन का एक ऐसा रूप जिसके बारे में आर्यन तस्वीर भी नहीं कर सकती थी। ये रूप सामने आने के बाद उसकी रूह कांप चुकी थी। जहाँ एना होश हवास खरीदम से चेयर पर आ बैठी थी, वहीं हॉल में खड़े आर्यन का जिसमें थर थर कांप रहा था। कुछ लम्हों के लिए सब खामोश खड़े रहे थे। कुछ लम्हे बाद उसने धीरे से अपने कान से हाथ हटाया और उसके हाथ फौरन नीचे झूल गए। उसकी नजर एलईडी स्क्रीन पर थी जो बंद हो चुकी थी, पर फायरिंग की आवाज और विवन के कहे गए लफ्ज अब भी किसी खंजर की तरह उसके कानों में गूंज रहे थे। गॉड फादर के उसूलों में गलतियों की कोई माफी नहीं है, गॉड फादर से गद्दारी का अंजाम मतलब मौत। विवन के कहे ये कुछ लफ्ज बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे, जिनसे उसकी रूह कांप उठी थी। उसे अभी भी अपने कानों और आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाह रही थी कि कोई उसे झकझोरे और नींद से उठा दे। वह चाह रही थी कि उसने जो अभी अभी देखा सुना वो उसका एक बुरा ख्वाब है, पर यह ख्वाब नहीं हकीकत थी। वह हकीकत जिसने विमन के वजूद उसके प्यार पर सवाल उठा दिया था। अगर विमन ये था तो वह शख्स कौन था जिसके साथ वे 5 महीनों से रहती आई थी? अगर अंडरवर्ल्ड का गॉड फादर विमन सिंघानिया लोगों की सिर्फ एक मामूली सी गलतियों के लिए उसकी जुबान काट डालता था, तो विमन सिंघानिया कौन था जिसने उसकी लाख गलतियों के बावजूद उसे बड़े प्यार से उसकी गलतियों के बारे में समझाया करता था? यह है तुम्हारे पति की असली सच्चाई। आर्य ने निहाल के इन लफ्जों को सुन आर्य ने जैसे अपने होश में आई और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि यह कोई सपना नहीं है, यह हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जिसने उसकी दुनिया तबाह कर दी थी। विमन ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती है। मित्तल ने कहा तो बेसुध से आर्य ने, जिसके हाथ लफ्जों में बयान कर पाना मुश्किल था। उसने बेरंग चेहरे के साथ मित्तल की तरफ देखा। विमन का बाप भी अंडरवर्ल्ड में था और उसका भाई वेदांत सिंघानिया भी विमन के साथ उसके सारे इलीगल कारों में शामिल है। इस बार निहाल ने कहा तो आर्य ने निहाल की तरफ देखा। उसे अभी भी यही लग रहा था कि वे कोई सपना देख रही हो। वे अभी भी यही चाहती थी कि कोई उसे नींद से जगा दे, उसे कोई बता दे कि उसने जो देखा सुना वह झूठ है। पर यह सब झूठ नहीं, हकीकत थी। वह हकीकत जिसने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। बेसुध हुई आर्य ने 2 कदम पीछे हुई थी कि वे सीधे उसके पीछे खड़ी बूढ़ी औरत काया से जा टकराई, जिसने फौरन उसे कंधे से पकड़ उसे संभाल लिया और उसके दोनों हाथों के स्पर्श को महसूस कर वे जैसे अपने होश पाए। एक लड़की एक दरवाजे के बाहर खड़ी थी, चेहरे पर न जाने कितने जज्बात ले। उसने धीरे से हाथ उठाया और दरवाजा खटखटाया। कुछ ही समय में किसी के कदमों के आने की हाट हुई और इसी के साथ दरवाजा खुला। ऐना तुम काम्या जो दरवाजा खोलने आई थी, उसने दरवाजा खोलते ही अपने सामने खड़ी ऐना से सवाल किया। उसने ऐना के मिलने की उम्मीद खो दी थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ऐना कहाँ थी, किसके पास थी। ना पता होने के बावजूद भी उसने पिछले 1 हफ्ते से ऐना को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था, मगर ऐना उसे कहीं नहीं मिले। उसने ऐना के मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी, पर आज ऐना उसके सामने सही सलामत खड़ी थी। यहाँ कामयाब ने बगैर एक पल गवाए उसे गले से लगाया और लम्हे भर में ऐना के चेहरे के भाव बदल गए। वे थोड़ी बेरुखी के साथ काम्या से लग हुई और कुछ कहे बगैर अंदर चले गई। काम्या भी दरवाजा बंद करते हुए उसके पीछे चले आई। ऐना कहाँ थी तुम इतने दिन से? काम्या के सवाल को सुनते हुए ऐना ने गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठी और टेबल से पानी का गिलास उठाकर पूरा पानी एक बार में गटक गई। ऐना, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, इतने दिन से कहाँ थी तुम? ऐना ने कोई जवाब न मिलने पर काम्या ने अपना सवाल फिर दोहराया। मॉम, मैं फिनिक्स हॉस्पिटल में एडमिट थी, ऐना ने कहा। और यहाँ ये सुनने के बाद काम्या के होश उड़े, क्योंकि जिस हॉस्पिटल का नाम ऐना ने बताया था ये वही हॉस्पिटल था जहाँ ऐना का जन्म हुआ और यहाँ वह कहानी शुरू हुई जिसे काम्या 21 साल पहले खत्म कर देना चाहती थी। यहाँ सोफे पर बैठी ऐना अपनी गहरी निगाहों से काम्या का बेरंग चेहरा देखे जा रही थी। उस हॉस्पिटल का नाम सुनने के बाद काम्या की
ये हालत लगभग पागलों वाली हो गई थी। ये सच्चाई जिसे उसके हिसाब से उसने सालों पहले ही दबा दिया था, वो एक बार फिर बाहर आने वाली थी। करीब 2 मिनट तक खामोश रहने के बाद वो बुरी तरह चुके, नहीं ये सब झूठ है, ये सच है। आर्य ने वो सच जो तुमसे छिपाकर तुम्हें धोखे में तुम्हें धोखे के जाल में फंसाएगा निहाल ने कहा। और ये सुनकर उसकी हालत मानो पागलों वाली हो गई थी। वे उनके साथ बिताया एक एक पल, एक एक लम्हा उसे याद आने लगा। वे हमने पर उस पल में कुछ भी नहीं था सिवाय झूठ और धोखे की। वो मुस्कुराहट, उसकी नीली आंखों की वे नरमी, उसे वे उस वीडियो में कहीं भी दिखाई नहीं दी थी, जहां उसका दिमाग किस मानने को तैयार बैठा था कि विमन एक शैतान है, एक हैवान है। वहीं उसका दिल अभी भी इस बात को नकार रहा था। विमन का किया गया नरम बर्ताव उसके दिमाग में चल रही हर बातों को झूठा ठहरा रहा था। वे हमने बुरी तरह उलझ चुके थे। चंद घंटे पहले वे अपनी जिंदगी के सबसे हसीन पल जी रही थी विमन के साथ, और अब चंद घंटे बाद विमन के एक सच ने उसकी हंसते खेलते जिंदगी तबाह कर दी थी। विमन के कहे के लफ्ज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, और ये लफ्ज अब सीधे उसके दिल में उतर उसके दिल को छलनी कर रहे थे। निहाल और मित्र खामोश खड़े उसे देखे जा रहे थे। यहाँ वे एक ही जगह पर खड़ी अपने जहन में चल रहे तमाम सवालों से जूझ रही थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था, और अचानक आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा नजर आने लगा। उसके कदम लड़खड़ाए और आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दोपहर ढल चुकी थी और शाम होने को आए थे। वीवन इस समय विंडो स्क्रीन से बाहर देख रहा था, और उसके बगल में बैठी कांची हाथ में एक छोटा सा मिरर लिया। मिरर में चेहरा देखते हुए होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक ने लगा रही थी। उसे 2 मिनट पहले ही विमन ने रोड साइड से पिक किया था, और वे दोनों कार से उस रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे जहां सुनैना ने उसके लिए डेट बुक की थी। लिपस्टिक लगाने के बाद कांची ने दोनों लिप्स को प्रेस करते हुए मिरर और लिपस्टिक अपने एक्सपेंसिव पर्स में रखा, और फिर गर्दन मोड़कर विमन को देखा। क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो, या ये सिर्फ अपने मॉम डैड के वादे की वजह से कर रहे हो, कांची ने सवाल किया। विमन ने गर्दन मोड़कर एक नजर कांची पर डाली। उसे कांची को देखकर थोड़ी हैरत हुई थी। कांची आर्यनी की कजन थी और एना उसकी सगी बहन, पर दोनों उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। दोनों काफी बोल्ड थे, और आर्यनी उन दोनों से बिल्कुल अलग, बेहद मासूम। उसे थोड़ी हैरत भी हुई कि आर्यनी जो लड़की एक एक्सीडेंटल तरीके से उसकी जिंदगी में आई थी और उसकी जिंदगी बन गई, उसका पूरा परिवार उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहा, इस बात की भनक ना विमन को लगी और ना ही आर्यनी को। विमन कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस मित्तल को बर्बाद करते हुए इंडिया आया था, और जिस आर्यनी को किडनैप कर उसने अपना मोहरा बनाया था, और जिसके बगैर अब रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वे मित्तल की बेटी निकल जाएगी। सोचा तो उसने ये भी नहीं था कि जिस कांची को उसके माँ बाप ने उसका रिश्ता जोड़ा था, आज वही कांची उसकी बीवी की बहन निकल आएगी। और तुम्हें क्या लगता है कांची? विमन ने कोई जवाब देने की बजाय उल्टा से सवाल किया। तुम 3 डेट के बाद से कोई फैसला नहीं ले पाए विवन, और अब तुम मुझसे सवाल कर रहे हो कि मुझे क्या लगता है। ये तुम बताओ मुझे कि तुमने क्या सोचा है हमारे रिश्ते के बारे में। कांची ने भी उल्टा सवाल किया। विवन ने गर्दन घुमाकर एक नजर कांची को देखा, और वो अपना रुख विंड स्क्रीन की तरफ मोड़ लिया। कार में बैठी कांची अभी भी अपने जवाब की मुंतजिर थी, पर उस से पहले कि उसे कोई जवाब मिलता, कार एक झटके के साथ रुकी, जिसके साथ कांची को भी एक तेज झटका लगा। उसने विंडो के बाहर देखा। कार एक रेस्टोरेंट के सामने रुकी थी, जहां विमन कार के दूसरी तरफ से बाहर निकला। वहीं कांची भी अपनी साइड से बाहर निकलने के बाद अपना टॉप सही करते हुए उसके अंदर नीचे रही। वे दोनों एक टेबल के पास आए। विमन ने अपनी चेयर सरकाई और चेयर पर बैठ गया। वहीं उसके सामने खड़ी कांची कुछ लम्हे तक उसे देखती रही। वे उससे ये एक्सेप्ट कर रही थी कि वे एक जेंटलमैन की तरह उसके लिए चेयर सरकाएगा, पर वे नहीं जानते थे कि ये एक्सपेक्टेशन उसने किससे लगा बैठी थी। कुछ लम्हे तक उसे देखते रहने के बाद कांची ने भी अपनी चेयर सरकाई और बैठ गई, और तभी होटल रेस्टोरेंट का मैनेजर एक वेटर के साथ उनका ऑर्डर लेने के लिए आया। जहां कांची ने अपने लिए भर भर के फास्ट फूड ऑर्डर किया, वहीं विवन ने अपने लिए कॉफी ऑर्डर की। और ये कॉफी भी उसने क्यों ऑर्डर की ये सिर्फ वही जानता था। वहीं विवन ने कॉफी ऑर्डर करने पर कांची ठिठकी थी। वो वेट 1 मिनट। विवन का ऑर्डर लेने के बाद कांची ने वेटर को जाने से पहले ही रोक लिया था। वहीं वेटर भी कांची के कहे लफ्जों को सुन रुक गया था। यस मैम, वेटर ने रुकने के बाद कांची से कहा। कांची ने वेटर को जवाब देने की बजाय विमन से सवाल किया। विमन, तुमने कॉफी का ऑर्डर क्यों दिया? तुम्हें तो अमेरिकानो पसंद है ना? कांची को याद था कि पिछले 2 डेट्स पर उसके ला कहने के बावजूद विमन ने अपने लिए कॉफी नहीं मंगाई थी, बल्कि अमेरिकानो ऑर्डर किया था। दरअसल कांची को कॉफी बेहद पसंद थी, पर जब उसे पता चला कि विमन को अमेरिकानो पसंद है, तब उसने उसे कॉफी पीने के लिए इंस्टिगेट किया। पर विमन ने अपने लिए दोनों डेट्स पर अमेरिकानो के अलावा कुछ ऑर्डर नहीं किया था। पर तीसरी डेट पर भर भर कर इटालियन डिश ऑर्डर की थी। और क्यों ऑर्डर की थी, यह बात उसने आज तक समझ नहीं आई थी। तुम कॉफी की जगह अमेरिकानो लेकर आओ, कांची ने कहा। ओके मैम, वेटर ने कहा था कि विमन ने वेटर को घूरा। जो कहा है मैंने वे लेकर आओ। विमन की सर्द निगाहें और ठंडी आवाज सुनकर वेटर अंदर तक कांप गया। वहीं वेटर के साथ खड़े मैनेजर की हालत भी कुछ यही थी। सर ने जो कहा वे लेकर आओ, मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, तो वेटर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। एनीथिंग एल्स सर? मैनेजर ने बेहद
प्रोफेशनल अंदाज में पूछा। जवाबन विवन ने उसे 2 उंगली से जाने का इशारा किया तो मैनेजर ने हाँ में कर देने लाई और वहां से चला गया। विवन का यह नाम चीखते हुए आर्यन बेड पर बैठ गई, जिसका जिस्म पसीने से तरबतर हो चुका था। वे अपने अन्य साड़ी की आंचल से अपने माथे पर आए ठंडे पसीने पूछने लगी कि तभी उसकी नजर उस आलीशान कमरे में गई जहां वो मौजूद थी। इस कमरे को देखने के बाद ही जैसे उसकी सांस अटकी, चलने में पहले हुआ वाकया जिसे वे ख्वाब समझ रही थी, इस कमरे पर नजर फरमाने के बाद उसके जहन में गूंज उठा। ये ख्वाब नहीं हकीकत थी, वो हकीकत जिससे अब कोसों दूर भाग जाना चाहती थी, पर भाग कर जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि जिसके पास वे जाना चाहती थी, जिसे वे अपना सब कुछ मान बैठी थी, वे वो था नहीं जो वे सोचे समझती आ रही थी। उसे एक पल के लिए ऐसा लगा मानो वे एक अपने सपने से दूसरे सपने में दाखिल हो गई। वे अपने होश खोई बेड पर बैठी थी कि तभी उसे किसी के कदमों की हट महसूस हुई। उसने डोर की तरफ देखा जहाँ काया हाथ में खाने की प्लेट ले उसके कमरे में आ रही थी। काया को देखने के बाद उसका ये आखिरी भरम भी टूट के चूर हो गया और ये भरम टूटने के साथ ही वे खूब ज्यादा हो गई। विवन मित्तल और निहाल के कहे गए लफ्ज एक बार फिर उसके कानों में गूंज उठे। विवन का बाप भी अंडरवर्ल्ड में था और उसका भाई वेदांत सिंघाना भी। वेदांत विवन के साथ उसके सारे इलीगल कामों में शामिल है। विवन ही नहीं, उसकी पूरी फैमिली अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करती है। ये है तुम्हारे पति की असली सच्चाई आर्यन। गॉडफादर के उसूलों में गलतियों की कोई माफी नहीं है। गॉडफादर से गद्दारी का अंजाम मतलब मौत। उसके जहन में शोर कर रही इन लफ्जों से उसे बेहद खौफजदा कर गया था। वहीं काया खाने की प्लेट ले टेबल के पास चली और खाने की प्लेट टेबल पर रखी और आर्यन को देखा जो आंखें फैलाए डोर को एकटक देखे जा रही थी। उसका चेहरा पसीने से सुरबार हो चुका था और तेज हो चुकी धड़कनों की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। काया कुछ परेशानी के आलम में उसके पास चले, उसके कंधे पर हाथ रखा। वे काया के हाथ के स्पर्श से चौंके और गर्दन घुमाकर काया को देखा जो तो उसने एक राहत की सांस ली और अगले ही पल वो बिस्तर से उठ खड़े हुई कि तभी उसने का कदम लड़खड़ाए और वे सीधे घुटनों के बल फर्श पर आ गिरी। वो चिल्लाई विवन। उसकी ये चीख कमरे में गूंज गई। उसकी तेज चीख सुन काया वहां पास भागता रह गई और अगले ही पल घुटने के बल उसके बगल में बैठ गई। काया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेबी जी आप ठीक तो है? आर्य ने उसके सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। वैसे झुकाई आंखें बंद किए वहीं बैठी रही। वहीं उसकी तेज आवाज हमने सुनकर मित्तल और निहाल दोनों रूम में आर्यन की हालत देख दोनों ने की आंखें फटी रह गई थी। क्या हुआ इसे? मित्तल जो उसके सामने घुटनों के बल बैठा था उसने काया से सवाल किया। पता नहीं मालिक, जब से होश में आई है कुछ बोल ही नहीं रही। काया ने बेहद परेशानी भरे लहजे में जवाब दिया। यहाँ आर्यन का जहन उन तमाम यादों में गिरफ्तार हो चुका था जो पल उसने विवन के साथ बिता दिया। विवन जिसे उसने राजकुमार समझा था वो क्या निकला? वो जो आर्यन तस्वर भी नहीं कर सकती थी। विवन के साथ बिताए हुए हसीन पल एक भयानक याद बनते जा रहे थे जो झूठ और धोखे के प्रेम में लिपटे हुए थे। उसके साथ गुजरी रातें अब बलाव की तरह उसे घेरे हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।